हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली एक हम सपोर्टिंग टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। टॉपिक की मैं बात करूं, बेसिकली इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें हम कुछ यूनिट्स के बारे में जानेंगे, कुछ चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा भी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जो चार्ज होता है उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो पहला मैं अगर बात करूं कि कोई चार्ज है उसके पास क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी हो सकती है कि हम बोल सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है, मीन्स हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू लेता है। चार्ज क्या होता है? एक इंटीग्रल वैल्यू लेता है, कांस्टेंट वैल्यू लेता है या एक फिक्स वैल्यू लेता है। चार्ज क्या होता है हमारा बेटा? क्वांटाइज होता है। इसका मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज, इट्स क्वांटिटी इज फिक्स एंड टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यू। क्या लिखोगे? इट्स क्वांटिटी इज फिक्स्ड एंड टेक्स इंटीग्रल वैल्यू, है ना। हमेशा क्या लिखोगे? इंटीग्रल वैल्यू लेता है। लाइक Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N इज 1 2 3 4, मतलब कोई इंटीजर होगा। लाइक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आपने देखा होगा सोडियम प्लस में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है। यहाँ N की वैल्यू 1। आप एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम 3 प्लस में जाता है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, तो N की वैल्यू कितनी? 3। आप कुछ भी ले लो, कैल्शियम की बात कर लो तो ये कैल्शियम 2 प्लस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, तो N की वैल्यू यहाँ पे क्या? 2। मतलब इससे हमें एक चीज़ पता चल गया कि जो हमारा चार्ज है वो हमेशा एक इंटीजर के फॉर्म में निकलता है। कभी देखा है सोडियम 0.5 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया? ऐसा नहीं होता है ना। मीन्स चार्ज इट्स क्वांटिटी क्या होती है? फिक्स होती है और हमेशा ये इंटीग्रल वैल्यू लेता है। इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बस में जैसे यहाँ पे चार्ज की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे 1e है, यहाँ पे चार्ज की बात करें तो 3e है, यहाँ पे चार्ज की बात करें तो क्या है? 2e है। तो ये चार्ज के क्वांटाइजेशन नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चार्ज के क्वांटाइजेशन नेचर की बात करें। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ से बात करते हैं दूसरा। तो दूसरे में लिखोगे टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर मैं टाइप्स ऑफ चार्ज की मैं बात करूं तो बेसिकली चार्जेस 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज और एक को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के चार्जेस होते हैं। उसके बाद हम इसी में लिखते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव 2 तरह के चार्ज होते हैं। मतलब ये चार्ज का नेचर होता है जिसकी वजह से एक को हम नेगेटिव बोलते हैं, एक पॉजिटिव बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ पे माइनस साइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा चार्ज बड़ा है तो मैं आपको बता दूं, वी कैन नॉट कंपेयर द चार्ज। ये चार्ज के नेचर हैं, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ये क्लियर यहाँ से नहीं होता है। सिंपली माइनस का मतलब ये इसका नेचर है, प्लस का मतलब ये इसका नेचर है। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? आपस में इक्वल है। बोथ आर, हम लिख सकते हैं बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी इसमें से कोई बड़ा नहीं है, इस बात को आपको समझ लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी क्लियर हो गया? फटाफट नोट करिए सब लोग। नोट करिए बेटा, ठीक है? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट नोट करोगे, ये समझ में आ गया ना? अब लिखते हैं थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में हमें लिखना होगा क्या बेटा? थर्ड पॉइंट में हमें लिखना होगा कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ज क्या है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इसी में द फोर्स बिटवीन, या आप ऐसे कह सकते हो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज की अगर हम बात करें तो आप देखोगे दो चार्ज Q1 एंड Q2 हैं। अगर ये डिस्टेंस r की वजह से सेपरेट हैं तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है, आप देखो K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2 which are distant apart from each other will be equal to sum K Q1 Q2 upon R। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, क्लियर हो रहा है? इसको देखिए फटाफट। हम कह सकते हैं कि फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू चार्जेज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्ज। ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द टू चार्ज, मतलब जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है इन्हीं लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। अब हम K की बात करें तो K की यूनिट क्या होगा? K की यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग एक बात करते हैं, ये इसकी SI यूनिट हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? अगर मैं K की बात करूं तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वैल्यू की मैं इसके बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है K की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये SI में है। अगर मैं K की CGS वैल्यू पूछूं तो ये होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान ESU। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो K की दो वैल्यू होती हैं, आप इनको याद रखोगे। एक वैल्यू होती है SI में और एक वैल्यू होती है किस में बेटा? CGS में। इनको फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए नोट करिए, ठीक है? नोट कर लिया सबने? देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बात आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, इस बात को अगर मैं जिक्र करूं कि मैंने कहा आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा। मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब चार्ज अगर कहीं पे रुका हुआ है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी की। क्या बात करें बेटा? हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 is given by
क्या पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू ये होता है के Q1 Q2 अपान आर। ये एक फार्मूला बन गया, आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या होगा के Q1 Q2 अपान आर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो गया? बोलिए। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात अगर मैं करूं, पहला बात तो ये हो गया, दूसरी बात करूं, इफ अ चार्ज is present in a field of potential V volt, then energy will be some energy is equal to क्या बेटा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम इसी को कह सकते हैं कि सम एनर्जी ई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। चले, अब मैं अगर पूछूं आपसे, एक एग्जांपल दूं कि इफ अ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होगा, चार्ज जो कि Q इंटू वी होगा। Q कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज कितना है 1 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको कूलम्ब में निकालोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1 वोल्ट, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हम यहाँ से पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। क्या पता चल गया आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। क्लियर हो गया? अब हम लोग लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। फटाफट लिखिए अपने कॉपी में, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, नोट कर लो पहले इसको। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिख सकते हैं इसको, लिखोगे फटाफट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी and it is defined as लिखोगे the kinetic energy gained by an electron which is placed in electrical field of potential 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, बेसिकली ये किसी इलेक्ट्रॉन का गेन काइनेटिक एनर्जी है जो कि किसी एक वोल्ट पोटेंशियल में प्लेस होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट इसको नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो एक रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। और मैं बताता हूँ
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻7 आर्च। 1 जूल बराबर 10⁻7 आर्च मीन्स ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻12 आर्च। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 1 EV। क्लियर हो रहा है? नोट करते रहिए फटाफट, नोट करते रहिए आप लोग फटाफट। अब मैं अगर पूछूं कि कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू बेटा किलोजूल पर मोल, ठीक है ना? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू किलोजूल पर मोल। बोलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, अगर मैं किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि फॉर 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब अगर हम देखें 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज फॉर 1 वोल्ट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो जूल में आ गया, डिवाइडेड बाई क्या? 1000। बस समझ नहीं? बोलिए। अब यहाँ से देखोगे ये 3 पावर यहाँ से जाएगा तो ये लगभग 96 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्या आएगा? 96 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब फटाफट नोट करिए कि यहाँ से आपको पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है और 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको आगे आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस, जब बड़े क्वेश्चंस को आप छोटे में सॉल्व करोगे ना, तब आपको रिजल्ट समझ में आएगा। क्लियर हो गया? मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब बारी हम लोग के क्वेश्चन की। अब बारी हमें क्या? क्वेश्चन की। क्वेश्चन करना है हम लोग को। मैंने बोला अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन इलेक्ट्रिकल field of potential 10 volt, then calculate the energy, kinetic energy, then calculate the kinetic energy in first इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा किलो जूल पर मोल, तीसरा किलो कैलोरी पर मोल, और चौथा, ये 3 करो भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल और क्या बेटा? किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल, आप कैलोरी पर मोल में भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं चौथा लिख देता हूँ, कैलोरी पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन 10 वोल्ट पोटेंशियल, देन आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सॉल्व करें, आप देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। पहले लिखोगे 10 इंटू 5 और ये होगा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इंटू 5
50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब दूसरा आपसे पूछा है किलो जूल पर मोल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96 किलो जूल पर मोल होता है। सो मैं अगर यहाँ से पूछूँ तो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 96 इंटू 50 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल होगा। अगर मैं इसको किस में पूछूं, किलो कैलोरी पर मोल में पूछूं, तो आप सीधे सीधे किलो जूल पर मोल को क्या करो 4.2 से डिवाइड कर दो। किलो जूल पर मोल में जो वैल्यू आई है, मतलब हम क्या करें 96 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4.2, इसको क्या लिख सकते हैं किलो कैलोरी पर मोल लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसको ध्यान से, किलो कैलोरी पर मोल समझ में आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल में निकालने के लिए क्या करोगे भाई? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलोरी पर मोल में निकालो, तो कैलोरी पर मोल के लिए मैं आपसे बताऊं, अगर यहाँ से अगर मैं कहूँ फोर्थ कि इसकी एनर्जी कैलोरी पर मोल में क्या होगा, तो देखोगे 96 इंटू 550 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 1000 कर दो, किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज करोगे तो ये होगा कैलोरी पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलोरी पर मोल हो जाएगा। समझ में आ गया? फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। बेसिकली अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कंक्लूजन की, मैं बात करूँ क्या कंक्लूजन लिखा, ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व ये किया कि फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अवे विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। उसके बाद क्या उन्होंने सफ़र किया, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स which are move closer to this portion suffer with small deviation, and very of few like 1 out of 20,000 suffer at large deviation, and they return back to their original direction at angle of deviation 180 डिग्री। ये सब चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन आई भाई। क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन नंबर फर्स्ट था कि मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज़ फाउंड टू बी एम्प्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो एटम है उसके अंदर जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। पहली पॉइंट, मतलब मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और दूसरी उन्होंने बात ये कही कि जो एटम इस एक पोर्शन था, इस पोर्शन को उन्होंने कहा, क्या कहा? कहा कि हैवी कॉमा पॉजिटिव डेंस, हैवी पॉजिटिव डेंस, हैवी पॉजिटिव डेंस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट, हैवी पॉजिटिव डेंस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट center, present at center of atom। ठीक है, लिख लोगे इसको, हैवी पॉजिटिव डेंस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। आगे लिखोगे एंड अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट, एंड अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट will feel maximum repulsion, will feel maximum हटा के लिखो repulsion, maximum नहीं लिखोगे, will feel repulsion and deviate from their path, and deviate from their path। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद की लाइन नोट करोगे, इसके बाद क्या कहा उन्होंने, नेक्स्ट लाइन नोट करोगे, कहा क्या? Rutherford named this hard object
this hard object as nucleus in which neutron and proton are present, and it contain means nucleus contain क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक लास्ट लाइन हम लोग लिखते हैं, नोट करोगे, अल्फा पार्टिकल, लास्ट लाइन लिखोगे, अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट, ये लाइन जैसे हो गई, गोइंग स्ट्रेट टू द सेंटर ऑफ एटम will feel maximum repulsive forces and return back to at angle 180 डिग्री या डेविएट एन एंगल 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा इस बात को तुम लोग समझोगे क्या मतलब था इन सब चीज़ों का। आइए हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग अगर बात करें ना बेटा, तो आपको पता है कि अगर ये हमारा एटम है, ये वो पोर्शन है, तो इस पोर्शन से जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, वो फील करेगा मैक्सिमम रिपल्शन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ अगर इस तरह से जा रहे होंगे तो थोड़ी बहुत डेविएशंस होके निकल जाएंगे, कुछ अगर ऐसे जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। सपोज कोई यहाँ से जा रहा है तो थोड़ा सा डेविएट हो सकता है, सपोज कोई यहाँ से जा रहा है तो ऐसे चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर उन्होंने कंक्लूड क्या किया बेसिकली, कि ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। इसकी चारों तरफ सेल्स ऐसे बने होते हैं, या इसके न्यूक्लियस के अलावा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसके अलावा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। समझ में आ गया? ये था एक और कंक्लूजन। अब हम लोग बात करेंगे रिजल्ट की मैं बात करूँगा। देखिएगा, रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या था, मैं आपसे कहूँ तो रिजल्ट पहला था कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होगा। दूसरा था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होगा 10⁻⁻15 मीटर। इसी को 1 फर्मी भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब हम आगे बढ़ें तो हम दो चीज़ें और कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 πr³ होगा। यहाँ से देखोगे हमें क्या मिलेगा, 4/3 इंटू, यहाँ पे आपको क्या मिला बेटा, 10⁻⁻15 पे होल 3, और ये मिलेगा हमें 4/3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻45
-45 मीटर क्यूब मिलेगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, तो आप देखोगे वो होगा 4/3 इंटू पाई, आर की जगह 10⁻⁻10 का क्यूब होगा, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻30 होगा मीटर क्यूब। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूँ, इसको हम वी एटम ले लेते हैं, वी न्यूक्लियस, तो वी न्यूक्लियस अपान वी एटम क्या होगा बेटा, वी न्यूक्लियस अपान वी एटम। यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, बचेगा क्या 10⁻⁻5 10⁻⁻50, यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो भी न्यूक्लियस कितना होगा, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिएगा सभी लोग, बोलो, चेक कर लो इसको, फटाफट इसको चेक करिए, बोलो। अगर मैं वी एटम की बात करूं, अगर वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करूं, तो एक रिजल्ट मिल गया हमें क्या बेटा, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं एटम की बात करूं, तो ये यहाँ से होगा वी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10⁻50। ये एक हमारा रिजल्ट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए सभी लोग, ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर हुआ, इसको आप सभी लोग नोट करोगे। ठीक है, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्या कहा उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट कहा, ये सेकेंड की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा बेसिकली रेडियस ऑफ एटम विल बी इक्वल टू सम r नॉट a⁻⁴ r था रेडियस ऑफ एनी एटम r नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है, और a है मास नंबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा रिजल्ट ये था हमारे लिए, दूसरा रिजल्ट हमारे लिए ये था, समझ में आ गया। देखिएगा सभी लोग ध्यान से, r इक्वल टू r नॉट a⁻⁴ जिसमें r था रेडियस ऑफ एनी एटम, किसी एटम का अगर रेडियस निकालना है तो वो विल बी सम r नॉट जिसकी एक कॉमन वैल्यू इतनी होती है, a हमारा मास नंबर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए, क्लियर हो गया। फटाफट इसको नोट करिए। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन दूँ, कहूँ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन हमने दिया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, तो यह क्या होगा, सम r इक्वल टू r नॉट a⁻⁴ मतलब सम r इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू a की वैल्यू 27⁻⁴ मीन्स r विल बी इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ये कितना होगा, 3 होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये होगा r इक्वल टू 3 3 जा 9 3.99 इंटू 10⁻⁻13
13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा रेडियस हो जाएगा। इसको नोट करोगे सभी लोग अपने कॉपी में, है ना बेटा? ये है रेडियस। क्लियर हो गया? चले, अब देखोगे थर्ड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसको लिखा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ये था न्यू से रिप्रेजेंट किया 1/sin(θ/2 की पावर में 4। मीन्स अगर थीटा इंक्रीज करता है, अगर थीटा इंक्रीज करता है तो म्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस रिजल्ट को देखिएगा फटाफट। क्या हो रहा है बेटा? अगर थीटा बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड या नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, इसको म्यूस को बोलते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड भी बोलते हैं। ये हमारा रिजल्ट है। समझ में आ गया? बोलिए फटाफट। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसका हम लोग ड्रॉबैक की बात करते हैं। भाई इनका कुछ ड्रॉबैक भी था, या हम फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे। बेसिकली था क्या कि ये रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था was unable to explain the stability of atom, stability of atom, stability of atom को explain नहीं कर पाया, could not explain the stability of atom। आप ऐसे लिख लोगे रदरफोर्ड could not explain the stability of atom। ऐसा क्या था कि स्टेबिलिटी नहीं? बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ फील्ड, दैट फील्ड विल बी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, देन इट कॉन्टिन्यूसली लूजेज देयर एनर्जी। तो आप देखोगे, मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करेगा तो आप देखोगे धीरे 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 ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। यहाँ आने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, फिर 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 ऐसे आ जाएगा। एक चांस है कि ये न्यूक्लियस में गिर जाए। तो जो हम सोच रहे थे कि ये क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ पे होता है, ये तो हमें स्पाइरल मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये हमें कैसा मिल रहा है? स्पाइरल मिल रहा है। मीन्स स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सबसेल, सेल एंड सबसेल। मीन्स आप समझोगे इस बात को कि जो इनकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सब सेल, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए किसी भी सेल और सब सेल में। तो ये दो मेजर इनका ड्रॉबैक था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस ड्रॉबैक की वजह से जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था। फेल होने का यही इसका एक मुख्य वजह है।
इसके रिजल्ट में आप याद रखोगे कि न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। समझ में आया? फटाफट इसको नोट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम लोग एटॉमिक मॉडल अब डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगर हम अपने सीक्वेंस को देखें तो इस सीक्वेंस में बेसिकली हमें मॉडल डिस्कस करना है। तो एटॉमिक मॉडल क्या है? एटॉमिक मॉडल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको एटम जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, आप ऐसे समझो कि अगर आपको कोई घर बनाना है तो घर एक मॉडल आप देखते हो, फ्लैट लेना है तो फ्लैट का एक सैंपल दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं। तो बेसिकली है क्या, आप घर का जब मॉडल देखते हो तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखते हो। भाई घर में कितने लोगों को रहना है, क्या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से आप घर का मॉडल देखते हो या घर बनवाते हो ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी अगर हम मॉडल की बात करें तो इसको बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल particles inside the atom is called मॉडल, या हम इसको बोल दें एटॉमिक मॉडल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्स्ट मॉडल की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा? थॉमसन मॉडल। या इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, या इसी को बोलते हैं वाटर मेलन मॉडल, या हम बोलते हैं रेजिन मॉडल। इतने नाम हैं, नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थॉमसन बेचारे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया एटम से रिलेटेड। क्या कहा थॉमसन ने? सबसे पहले थॉमसन ने ये बताया कि कोई भी एटम होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया एटम स्फेरिकल होता है। तो थॉमसन का जो मॉडल था उसके हिसाब से जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेडेड एट सम प्लेसेस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई जो हमारा प्लम पुडिंग जो मॉडल था, थॉमसन का जो मॉडल था, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है जिसके अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन स्प्रेडेड होते हैं। लाइक आप ऐसे देखोगे, हमने इसको कट किया तो कट करने के बाद एक ऐसा हमें शेप मिलेगा। तो इसमें प्रोटॉन है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे स्प्रेडेड है, लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। तो इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या पॉइंट उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, आपस में इक्वल है, जिसकी वजह से एटम को बोला गया कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब थॉमसन मॉडल की अगर मैं बात करूं पॉइंट्स की तो इन्होंने बोला कि स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। हमारा एटम कैसा है? स्फेरिकल है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल है, मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, यही पॉइंट उन्होंने बताया। बेसिकली ये फेल हो गया था। फेल इसलिए भी हुआ था, अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक में एक तो ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डायनेमिक मॉडल ऑफ
मॉडल ऑफ एटम, मतलब एटम के डायनेमिक मॉडल को नहीं, ये बेसिकली स्टैटिक मॉडल था। लोगों ने पूछा कि अगर मूवमेंट हो जाए तो क्या होगा, रदरफोर्ड एक्सप्लेन, थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए हमने इनको क्या किया बेटा, डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप which is positively charged in which electrons are spread at some places। ठीक है, इन एटम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल सो दैट इलेक्ट्रॉन्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इलेक्ट्रिकली अगर एटम हमारा न्यूट्रल हो जाता है तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम पे किसी भी तरह का चार्ज इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। ड्रॉबैक में ये था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डायनेमिक मॉडल ऑफ एटम। ये थॉमसन मॉडल के मेजर ड्रॉबैक थे। थॉमसन मॉडल हमारा फेल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, रदरफोर्ड मॉडल आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट करिए इसको फटाफट। रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस करेंगे अब हम लोग।